हेलो एंड वेलकम टू विट वाई में। आज की इस क्लास में हम लोग जियोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये तीसरा चैप्टर है 11th एनसीईआरटी का फिजिकल जियोग्राफी में। अर्थ की जब हम बात करते हैं तो भाई साहब अर्थ कुछ ऐसा है ना, गोल गोल। हम अर्थ की यहाँ पर रहते हैं, बाहर साइड सरफेस पर। ओके। और अर्थ सॉलिड है मोस्टली। तो अर्थ में ना दो तरह की प्रोसेसेस चलती रहती हैं। एक तो अंदर वाली, जिनको हम एंडोजेनिक प्रोसेसेस बोलते हैं, जैसे कि आप बात कर लो सीस्मिक वेव्स हो गई, ठीक है, या अर्थक्वेक जिसको कहते हैं। ये सब एंडोजेनिक प्रोसेसेस हो गई। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस जो कि यहाँ पे सरफेस पर चलती रहती हैं, जैसे कि डेनुडेशन हो गया। डेनुडेशन मतलब कि जो मिट्टी का कटना होता रहता है, ये सब चीजें डेनुडेशन कहलाता है। अब रेडियस ऑफ अर्थ की बात करें तो भैया ये 6370 किलोमीटर है। यहां से यहां तक इतना ही 6370 किलोमीटर है। अब आप सोचो कि क्या अगर हमें इस अर्थ के अंदर क्या है इसको पता लगाना है, तो इतना डीप जाना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो हमें अर्थ के इंटीरियर की इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है? भाई दो तरीके हैं। एक या तो डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, या फिर इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। डायरेक्ट सोर्स में, डायरेक्ट मतलब कि हम डायरेक्टली कोई चीज उठाएं और उसका हम स्टडी करें, तो वो डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे कि आप माइनिंग करते हो, माइनिंग की आपने, उससे आपको मिले रॉक्स। आपने रॉक्स को लेबोरेटरी में भेजा, उन रॉक्स की स्टडी हुई, उनमें पता चला कि उनकी क्या केमिकल कंपोजिशन है, उस उस रॉक का डेंसिटी क्या है, उसका यहाँ पे टेम्परेचर क्या था। ठीक है। इन सब चीजों से हम पता लगा सकते हैं कि भाई, जैसे कि ये मान लो यहीं पर मिल रहा है, ये रॉक हमको एकदम सरफेस पर मिल गया एक, इसकी डेंसिटी मान लो 10 यूनिट है। ठीक है। नीचे हम गए, यहाँ पे 1 किलोमीटर नीचे हमने माइनिंग करी, वहां पे हमको एक रॉक मिला, वहां पर 15 यूनिट की डेंसिटी वाला मिल रहा है। जितने भी रॉक्स हैं लगभग 15-16 यूनिट्स। तो हमको यहाँ से क्या समझ में आ जाएगा कि भैया डेंसिटी बढ़ रही है जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, है ना। तो हम इससे एक इन्फ्रेंस लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। डीप सी ड्रिलिंग, अभी जैसे कि हम रॉक माइनिंग की बात करें तो साउथ अफ्रीका में जो गोल्ड माइंस हैं उनमें 3 से 4 किलोमीटर डीप तक का हम जा चुके हैं। डीप सी ड्रिलिंग, जो ओशंस होते हैं या समुद्र होते हैं वहां पर हम ड्रिलिंग करते हैं, और वहां से भी हम चीजों का पता लगाते हैं। यही पत्थर निकाल लिए, उनको यहाँ पे दोबारा वही टेस्ट वगैरह किए। तो आर्कटिक ओशन में, आर्कटिक ओशन में कोला प्रोजेक्ट है, लगभग 12 किलोमीटर डीप। आज तक मैक्सिमम इतनी ही यहाँ पे डिस्टेंस गए हैं। फिर इसके अलावा वोल्केनिक इरप्शंस, जब वोल्केनो फटता है तो वहां से लावा निकलता है ना। जब लावा निकलेगा तो हम उसकी भी तो स्टडी कर सकते हैं, उसके भी केमिकल कंपोजिशन चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये लावा कहाँ से आ रहा है? अर्थ के अंदर से ही आ रहा है ना। अब अर्थ के अंदर से आ रहा है तो अर्थ के अंदर के बारे में ही तो बताएगा ये। इस तरह से डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाते हैं। फिर इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हम अर्थ के अंदर का टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, इन सब चीजों से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर कैसा होगा। अंदर अर्थ सॉलिड है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, ठीक है, क्या चीजें अंदर पाई जा रही हैं। फिर इसके अलावा मीटियोर्स। अब मीटियोर्स, ये तो भैया एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीजें हैं, है ना। हमारे अर्थ से तो है नहीं मीटियोर्स, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मीटियोर्स भी अर्थ जैसे ही चीजों से मिलकर के बने हैं। तो मीटियोर्स भी हमको एक थोड़ा बहुत आइडिया दे सकते हैं अर्थ के बारे में, अर्थ के इंटीरियर के बारे में। तो मीटियोर्स को भी स्टडी किया जाता है। ग्रेविटेशन, हमारी ग्रेविटेशन फील्ड यहाँ पर अंदर जाते जाते कैसी होती है उसके हिसाब से भी हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं अर्थ के इंटीरियर का। मैग्नेटिक फील्ड, इससे भी। और सीस्मिक एक्टिविटी, सीस्मिक एक्टिविटी में कैसे पता चलता है अंदर के बारे में, ये तो अभी आपको बताया ही जाएगा। अर्थ को एक सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो अर्थ को एक क्या है? अर्थक्वेक में हम स्टडी करते हैं सीस्मिक वेव्स का।
ये अर्थक्वेक, अर्थ जब हिलती है ना तो इसी को अर्थक्वेक कह देते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि अर्थ में किसी एक सर्टेन पॉइंट पर यहां पर हलचल होती है और फिर वहां से वेव्स निकलती हैं। तो यहां पे आपको कुछ टर्म्स सीखने हैं, फोकस या हाइपोसेंटर, दूसरा एपिसेंटर। सपोज हमको ये पता होना चाहिए कि ये अर्थ ना बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है। टेक्टोनिक प्लेट्स का मतलब कि यहाँ की जमीन के टुकड़े हैं, ये पूरी एक जमीन नहीं है, बहुत सारे टुकड़े हैं जमीन के। तो जब ये आपस में भिड़ते हैं या फिर इनमें जब फ्रिक्शन हो रहा होता है तो कभी कभी क्या होता है, ये टूट जाता है कोई एक पार्ट। जैसे कि ये देखो, ये टूट गया। तो सोचो आप एक पेंसिल को बीच से तोड़ते हो तो झटका लगता है ना, वैसा ही कुछ हमको फील होता है। सपोज ये यहां पे इस पॉइंट पे हमको समझ में आता है कि यहां से ये वेव्स जनरेट हो रही हैं। अब ये यहां पे वेव्स जनरेट हो रही हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? फोकस बोल देंगे, या इसी को हाइपोसेंटर बोल देते हैं। अब यहां पे जनरेट हुई थी, इसके ठीक ऊपर सरफेस पर भी इसका असर दिखाई देगा ना। तो ये जो सरफेस पर जब पहला असर दिखाई देता है ना, इसको हम बोलते हैं, जिस पॉइंट पर, उसको बोल देते हैं एपिसेंटर। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ साल पहले टर्की में एक अर्थक्वेक आया था ना, तो हम वहां पे बताए थे कि यहाँ पे इसका एपिसेंटर टर्की में है। इंडिया में भी कुछ साल पहले यहाँ पे अर्थक्वेक आया था तो उसको एपिसेंटर बताया गया था कि एपिसेंटर कहाँ पर है, नेपाल में है। तो ये एपिसेंटर यहाँ यानी कि सरफेस पर किस जगह पर ये वेव्स हिट कर रही है सबसे पहले। अर्थक्वेक वेव्स की अगर हम बात करें तो भैया ये जो लिथोस्फीयर है या फिर जो सॉलिड वाला पार्ट है, जमीन वाला जो पार्ट है, लगभग अर्थ की सरफेस से 200 किलोमीटर डीप तक पाया जाता है। ये जैसे कि अर्थ की सरफेस है, यहां से अगर हम 200 किलोमीटर डीप जाएं तो वहां तक आपको सॉलिड मिलेगा, लिथोस्फीयर जिस पर हम रहते हैं। अब इसमें अलग अलग तरह की वेव्स जनरेट होती हैं, दो तरह की होती हैं, एक तो बॉडी वेव्स, दूसरा है सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स जो कि यहाँ पे अर्थ की बॉडी के अंदर रहती हैं। सपोज यहां से स्टार्ट होती हैं ये वेव्स यहां पर स्टार्ट होती हैं, तो ये बॉडी वेव्स कहलाएंगी यहां पे जब तक अंदर हैं ये। तो ये दो तरह की होती है, एक तो पी वेव्स, दूसरा एस वेव्स। पी वेव्स को हम प्राइमरी वेव्स भी कह देते हैं, एस वेव्स को हम सेकेंडरी वेव्स कह देते हैं। अब ये पी वेव्स और एस वेव्स जब ऊपर पहुंचेंगी तो सरफेस पर यहां पर पहुंचेंगी। अब सरफेस पर बहुत सारे रॉक्स पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, उनको हिलाती हैं, ये वाइब्रेट करती हैं, तो इसकी वजह से नई वेव जनरेट होती हैं। इनको हम क्या कहते हैं? अब जो नई वेव जनरेट हुई सरफेस पर, उनको कहते हैं हम सरफेस वेव्स। पी वेव्स की अगर हम बात करें तो भैया पी वेव्स ना बहुत ही तेज होती हैं। तो पी वेव्स सबसे पहले पहुंचती हैं यहां पर सरफेस पर, ठीक है। स्पीड की बात करें अगर हम, तो सबसे ज्यादा पी वेव्स है, फिर एस वेव्स है, फिर इसके बाद सरफेस वेव्स है। पी वेव्स सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही मीडियम्स में चल सकती हैं, जबकि एस वेव्स सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में ही चलती हैं, और सरफेस वेव्स भी सब जगह चल जाती हैं। पी वेव्स हमेशा ना डायरेक्शन, ये जो वेव है ना, सपोज करो ये वेव ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है, तो पी वेव्स भी हमेशा ऐसे ही चलती हैं, यानी कि पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। एस वेव्स परपेंडिकुलर चलती हैं, ये पी वेव्स हो गई, एस वेव्स ऐसे ऐसे चलती हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको यहां पर ट्रफ और क्रेस्ट देखने को मिलता है यहाँ पे, जिस भी मटेरियल में चल रही होती हैं। आपने सपोज करो आप एक कपड़ा लेते हो, ठीक है, उस कपड़े को आप झाड़ते हो तो वो कैसा होगा, ऐसे ऐसे बन जाएगा ना। तो यहां पर ये क्रेस्ट बन गया,
यहां पर ट्रफ बन गया। तो एस वेव्स का ऐसा ही है। अब ये एस वेव्स ना सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। सबसे ज्यादा स्पीड पी वेव्स में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन सी है? एस वेव्स। ठीक है। अब ये जो वेव्स हैं, ये इनकी स्पीड उतनी ही ज्यादा रहेगी जितनी ज्यादा उस मटेरियल की डेंसिटी रहेगी। आप सपोज करो अर्थ के अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल तो है ही। यहाँ पर सॉलिड है सपोज करो, तो सॉलिड भी अलग अलग तरह के हैं जिसमें की डेंसिटी अलग अलग है। तो जिस मटेरियल की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर ये जो वेव्स हैं और तेजी से चलेंगी। ठीक है। और जितनी डेंसिटी कम होगी स्पीड उनकी उतनी ही घट जाती है। और जैसे ही यहां पर डेंसिटी के हिसाब से ये मटेरियल चेंज होता है ना, सपोज करो ये 2 यूनिट डेंसिटी वाला है, ये 3 यूनिट डेंसिटी वाला है, तो इस बॉर्डर पे यहां पर इसका जो वेव्स का रास्ता है ना वो बदल जाता है। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। कभी कभी तो ऐसा ही होता है कि वो वेव जिस रास्ते से गई हैं उसी रास्ते से लौट आई हैं, इसको हम रिफ्लेक्शन कह देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। अब ये वेव्स जो जब जाती हैं तो ऐसा नहीं कि हर जगह पहुंच जाती हैं। सपोज करो ये यहां पर इसका एपिसेंटर है, आपने जगह जगह पर सीस्मोग्राम लगा रखे हैं, सीस्मोग्राफ लगा रखे हैं, यहां पर लगा रखा है, यहां पर लगा रखा है, यहां पर लगा रखा है, यहां पर लगा रखा है। हर जगह पर पूरी अर्थ में आपने सीस्मोग्राम लगा रखे हैं। आपको समझ में आया यहां पर हलचल हुई। ठीक है। और आपकी बाकी जगह के स्टेशन पर जो सीस्मोग्राम्स लगे हुए हैं वहां पर भी कुछ देर बाद हलचल आएगी, क्योंकि ये चल करके यहां भी पहुंचेंगी, यहां भी पहुंचेंगी, यहां भी पहुंचेंगी, यहां भी पहुंचेंगी। तो आप देखोगे कि जो एपी सेंटर है, एपी सेंटर से 105 डिग्री तक, हर तरफ 105 डिग्री तक पी वेव्स और एस वेव्स दोनों ही चलती हैं। बॉडी के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। लेकिन 105 से 145 वेव्स तक, 145 डिग्री तक सिर्फ और सिर्फ एस वेव्स ही दिखाई देती हैं। पी वेव्स का शैडो जोन हो जाता है। एक यहां पर सॉरी 105 से 145 के बीच में कोई भी वेव्स नहीं दिखाई देती हैं। 105 से 145 डिग्री के बीच में नो वेव्स। जबकि हम यहां पर अगर देखें एस वेव्स के लिए, तो एस वेव्स का क्या सीन है कि भैया 105 डिग्री तक तो जाएंगी दोनों तरफ, लेकिन फिर इसके बीच में बिल्कुल गायब हो जाती हैं। यही इनका शैडो जोन कहलाता है, जहां पर ये दिखाई नहीं देती हैं। अब मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक की अगर हम बात करें तो वही टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स हैं। मैंने बताया कि यहाँ पर जो अर्थ है बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स में बटी हुई है, कुछ मेजर कुछ माइनर। तो वो जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में घिसती हैं या फिर कोई पार्ट टूट जाता है तो उसकी वजह से अर्थक्वेक जनरेट होता है। These are generated due to sliding of rocks along a fault plane। फॉल्ट क्या होता है भाई? सपोज करो ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, तो बीच में जो गैप है ना इसी को हम फॉल्ट कह देते हैं। अब स्पेशल क्लॉज ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक इज समटाइम्स रिकॉग्नाइज्ड एज वोल्केनिक अर्थक्वेक। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वोल्केनोज के आसपास ही रहता है, यानी कि जहां पर वोल्केनो होते हैं ना उसके आसपास भी आपको अर्थक्वेक अक्सर दिखाई दे जाते हैं। इसीलिए जापान वगैरह में आपने सुना होगा कि अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि वहां पर एक्टिव वोल्केनोज काफी ज्यादा हैं। और रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन में, वहां पर भी बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। जहां पर बहुत ज्यादा माइनिंग एक्टिविटी होती है वहां की रूफ जो होती है कभी कभी कोलैप्स कर जाती है अंडरग्राउंड माइंस में, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत झटके लगते हैं आपको या फिर अर्थक्वेक से समझ में आता है। इनको क्या कहते हैं? कोलैप्स अर्थक्वेक। ग्राउंड भी कभी कभी यहाँ पे शेक कर सकती है, वो केमिकल या फिर न्यूक्लियर डिवाइसेस के एक्सप्लोजन की वजह से। इनको हम एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स कहते हैं। और कभी कभी जैसे डैम्स होते हैं ना, ये सपोज करो ये डैम है, ये वाटर यहां पर बह रहा था, तो इस डैम के पीछे या फिर रिजर्वायर जो है, इस रिजर्वायर की वजह से भी आपको अर्थक्वेक महसूस होता है। आपको उत्तराखंड में एक जगह पर
जमीन कोलैप्स हुई थी ना, तो उसका एक ये भी रीजन बताया जा रहा था कि ये जो डैम है, डैम की वजह से यहाँ पर अर्थक्वेक आए, उसकी वजह से यहाँ पे जमीन खिसक गई। तो इनको हम रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स कहते हैं। अब ये जो अर्थक्वेक हैं, इनको नापने के दो तरीके हैं। या तो आप मैग्नीट्यूड के हिसाब से नाप लो या फिर इंटेंसिटी के हिसाब से नाप लो। मैग्नीट्यूड के हिसाब से नापने के लिए आपको रिक्टर स्केल का यूज करना होता है, जो कि 1 to 10 के बीच में आपको मैग्नीट्यूड दिखाती है। अगर इंटेंसिटी नापनी है तो आपको मर्काली स्केल का यूज करना पड़ेगा, जो कि 1 to 12 के बीच में यहाँ पर नंबर्स दिखाती है। तो आज की इस क्लास में इतना ही।